सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब। मैं बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूँ असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। नाज़रीन, चलते हैं अपनी पहली स्टोरी की तरफ। मुल्क के अंदर दीगर मसाइल जो है, जिनमें से एक बहुत बड़ा स्मॉग है, लेकिन उसको हमने तफसीली एपिसोड कल के दिन किया है। आज का बड़ा मसला ये है कि जो चैम्पियंस ट्रॉफी अगले साल होने को फरवरी में जा रही है, उसके अंदर इंडिया शिरकत करेगा या नहीं करेगा। उसके ऊपर इंडियन मीडिया का एक बयान जो है वो जारी हुआ है कि इंडिया ने फैसला किया है कि हम नहीं आएंगे। इसका कोई हतमी बयान बीसीसीआई की तरफ से या आईसीसी की तरफ से नहीं आया। इंटीरियर मिनिस्टर एंड पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब का इसके ऊपर रद्द-ए-अमल जो है वो ये है कि जब तक हमें हतमी तौर पे कोई बात नहीं बताई जाएगी तो हम इसके ऊपर को अपना मौक़िफ़ नहीं बताएंगे। अलबत्ता उन्होंने कहा कि जब भी ये बात बताई जाएगी तो हम इसको हुकूमत की तरफ भी भेज सकते हैं और हुकूमत भी इसका फैसला कर सकती है कि आगे हमने करना क्या है। उनका अपना एज पीसीबी चेयरमैन स्टांस ये था और बड़ा सख्त बयान था कि जी अब तक तो हमने सारी गुफ्तगू जो है वो बड़ी प्यार मोहब्बत और एक अच्छे माहौल में की है, लेकिन इसकी आदत नहीं पड़नी चाहिए किसी को। बड़ा सख्त बयान है। उसके साथ साथ ये एक हाइब्रिड मॉडल जो कि एशिया कप में इख्तियार किया गया था, जिसके अंदर इंडिया के तमाम मैचेस कहीं और कराए गए थे, उसके ऊपर बाकायदा तौर पे ना है। ये कहा जा रहा है कि जी अगर मैचेस खेलने हैं, चैम्पियंस ट्रॉफी में आपने शरीक होना है तो आपको पाकिस्तान के अंदर ही करना पड़ेगा मैच। तो अब उसके साथ साथ ये भी एक चीज़ प्रपोज हुई थी, पता नहीं ये हुकूमती लेवल पे इंडिया तक पहुंचाएगी या नहीं पहुंचाएगी। वो ये था कि इंडियन टीम जो है वो अपने तमाम मैचेस अगर लाहौर में कर ले तो वाया जो हमारा अमृतसर के साथ जो वहाँ रहते हुए वो बॉर्डर क्रॉस करके आए, मैच खेलें और चले जाएं। ये भी प्रपोज शायद हुआ शायद नहीं हुआ, ये अभी हमारे पास कंफर्म खबर नहीं है, बट ये भी एक ऑप्शन थी। उसके साथ साथ अब अगर इंडिया जो है अगर नहीं खेलता चैम्पियंस ट्रॉफी तो जाहिर है उसके अंदर एक काफ़ी पहलू जो है वो क्रिएट हो जाते हैं। नंबर वन, उसके अंदर व्यूअरशिप जो है वो ज़ाहिर है थोड़ी कम होगी। उसके अंदर फिर ज़ाहिर है इन्वॉल्व हो जाता है पैसा, वो भी जो है वो ज़ाहिर है रेटिंग वाइज और हर चीज़ वाइज वो कम हो जाएगा। अब पाकिस्तान का एक स्ट्रॉन्ग स्टांस दे दिया गया है जो बीसीसीआई और आईसीसी को कंसिडर करना पड़ेगा, और उसके साथ साथ इंडिया की तरफ से एक हतमी बयान जब तक नहीं आता तब तक हम भी अब तक इसी मौक़िफ़ पे हैं। सर बात यह है कि सबसे पहले हम ये चीज़ क्लियर कर लें कि वी आर प्राउड पाकिस्तानीज़, आप और मैं, और हमारा ये ख्याल है कि जिस वक्त पूरी दुनिया पाकिस्तान क्रिकेट खेलने नहीं आ रही थी सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड शामिल थे और आईसीसी ने हमें क्लियर नहीं किया हुआ था, उस वक्त इंडिया भी नहीं आता था, हम गिला भी नहीं करते थे। लेकिन अब जबकि आईसीसी ने हमें क्लियर कर दिया है, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड आ रहे हैं, और जाहिर है वो आने से पहले, हर दफ़ा आने से पहले उनकी एक टीम आती है, वो सिक्योरिटी का जायज़ा लेती है और उसमें हम क्लियर हुए हैं। सो अब अगर इंडिया नहीं आ रहा तो ये इंडिया के ऊपर है। सो हम इस अब गिला करना हमारा हक है और हम चाहते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी के सारे मैच बशमूल इंडिया वाले पाकिस्तान के अंदर, श्रीलंका जिन पे हमला हुआ था वो भी तो आते हैं। एग्जैक्टली। सो ये हमने अब क्लियर कर दिया। जहाँ तक बात है कि पाकिस्तान का रिएक्शन, और बल्कि मैं इसको कहना चाहूँगा कि हमारे पीसीबी चीफ का रिएक्शन, मैं उससे थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ। वो इस तरह से कि वहाँ से एक बयान आया इंडिया की तरफ से कि वो नहीं आ रहे। अच्छा, उसके बेसिकली हमारे 3 जवाब हो सकते थे जो भी इनको, पाकिस्तान को या चीफ जो हमारे पीसीबी के हैं उनको पसंद आता है। नंबर 1 वही कि जी या तो इंडिया की मान लेते और श्रीलंका में या कहीं और पे उनके मैचेस रख लेते। अच्छा, वो नहीं करना, फाइन, ज़बरदस्त। वही ऑफ़र कि जी आप अमृतसर से एवरी डे ट्रैवल कर लिया करें। वो जाहिर है अगर मैच लाहौर में होना है तो वो बाय बस आ सकते हैं, मैच कराची में होना है प्लेन भी चार्टर हो सकता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप ऐसे कर लें। अच्छा, अगर आपने वो भी नहीं करना, विच इज़ अगेन हमारी मर्जी है, हमारी इस दफ़ा हमारी बारी है चैंपियंस ट्रॉफी की, तो हमारी मर्जी है। तो फिर तीसरा यही है कि आप आईसीसी को भी बता दें और इंडिया को भी बता दें कि जी ठीक है, जो भी लॉस होगा रेवेन्यू का वो हम भी उसको बर्दाश्त करेंगे और आप भी उसको बर्दाश्त करें, और ये चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया के बगैर होगी। ये कुछ भी आप प्रपोज कर सकते हैं और फाइनलाइज कर सकते हैं। जो पीसीबी चीफ साहब ने बयान दिया ना कि हम जो आसानियाँ दे रहे हैं इसकी कोई आदत ना डाले, फिर आइंदा हम भी सख्ती कर सकते हैं। अच्छा, ये है थ्रेट। अगेन मुझे थ्रेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखें, दुनिया है, ज़िंदगी है, इसमें प्यार मोहब्बत भी होता है, इसमें थ्रेट भी होता है, पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन थ्रेट का जो एक वाहिद प्रॉब्लम है ना, वो ये है कि फिर उसको फॉलो अप भी करना पड़ता है। सो हम अनफॉर्चुनेटली इस वक्त उस सिचुएशन में नहीं है कि हम उसको फॉलो अप कर सकें। मैं वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे।
देखिए, हम क्रिकेट की हद तक अगर हम कहते हैं कि जी फिर नरमी की आदत ना डालें, अगली दफ़ा फिर हम भी ये करेंगे, इसका क्या मतलब है कि कल को अगर एक आईसीसी टूर्नामेंट या बायलैटरल सीरीज़ इंडिया में होती है जिसमें पाकिस्तान को दावत मिलती है, तो पाकिस्तान ये कहेगा कि हमने भी नहीं जाना। अगेन, पाकिस्तान जो है ना फाइनेंशियली ये अफोर्ड नहीं करता। हम उसमें मतलब इंडिया का तो जो नुकसान होगा सो होगा, हम अपना बहुत नुकसान करवा लेंगे। सो मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड जो चलाते हैं, उनकी अपनी तनख्वाहें वहाँ से निकलनी होती हैं, वो ऐसा फैसला नहीं कर पाएंगे। मतलब ये जो है ना प्रॉबेबल नहीं है, हो तो कुछ भी सकता है दुनिया में। तो अगर हम उसको बैक करने की, अपनी थ्रेट को बैक करने की ताकत नहीं रखते, तो फिर मेरे ख्याल में इस तरह का रवैया नहीं रखना चाहिए। अगेन देखें, हमारे मुल्क की सॉवरेंटी हर चीज़ अपनी जगह, लेकिन ये जो क्रिकेट है, मैं तो इसको कहता हूँ कि ये बेसिकली परफॉर्मिंग आर्ट है। ठीक है, आप क्यों करते हो ये? आप करते हो इससे ज़र मुबादला कमाने के लिए। वहाँ पर जो लोग देखने आते हैं ग्राउंड में, आप उनको टिकट बेचते हो। जो टीवी पे देखते हैं, आप उनको ऐड बेचते हो। हर चीज़ बेसिकली ये टीम्स खेलती ही रेवेन्यू जनरेशन के लिए। और इंडिया इस वक्त देखिए, क्रिकेट अनफॉर्चुनेट बात है कि क्रिकेट एक ऐसी स्पोर्ट है जिसको अभी कम लोग खेलते हैं। वो जो मुमालिक खेलते हैं, उन मुमालिक में वाहिद मुल्क इंडिया है जिसकी 1 अरब से ज़्यादा की आबादी है। सो बेसिकली पूरी दुनिया में इस वक्त जितने भी क्रिकेट प्लेइंग नेशंस हैं, उनको शौक है कि 1 से ज़्यादा सीरीज़ इंडिया से हो, क्योंकि उसमें रेवेन्यू उनका ज़्यादा हो जाता है। सो मेरा ख्याल में पाकिस्तान क्योंकि अफोर्ड नहीं करता इंडिया में बायलैटरल या आईसीसी टूर्नामेंट छोड़ना, तो बेसिकली अपनी टर्म्स पे बात करें। ये 3 ऑप्शन हैं, आपके पास बड़ी क्लियर है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि शायद धीमे मिजाज में बात करनी चाहिए। बिल्कुल सर, ये भी एक डेफिनेटली फैक्टर हो सकता है कि इतनी देर से मेरे ख्याल में, देखिए हमें तमाम कॉन्वर्सेशंस का तो हम पार्टी नहीं थे उनके अंदर, जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुई होंगी, जिसमें नकवी साहब और इंडियन काउंटर पार्ट जो है वो दोनों से चल रही होगी कॉन्वर्सेशन। तो एक वक्त आ जाता है जब बंदा तंग भी आ जाता है कि यार आपको हम हर चीज़ तरह से अकोमोडेट करने की कोशिश करें, एक हमारी कंडीशन ये है कि आपने खेलना है यहाँ पे। अब वो उस बुनियादी कंडीशन के ऊपर ही राज़ी नहीं, क्योंकि ये भी इसके अंदर बात उन्होंने की है कि जी दुबई में खेलने में कोई इशू नहीं है कि आप दुबई में कर लें। अब देखें ना, ये भी तो सर एक सॉर्ट ऑफ रेवेन्यू लॉस ही है। जब आप दुबई में खिलाएंगे एक टीम को और कहेंगे जी कि आपके मैचेस वहाँ होंगे और बाकी सब यहाँ होंगे, तो वो भी रेवेन्यू लॉस है, क्योंकि एशिया कप में एग्जैक्टली यही हुआ था ना, श्रीलंका में खेले थे और वो पैसे जो है अभी तो वो भी पैसे बाद के अंदर उसके अंदर को मसला भी पड़ गया था। उसके अलावा वर्ल्ड कप का आपने जिक्र किया, आईसीसी जो टूर्नामेंट्स हैं उसका जिक्र किया। 2012 से मेरे ख्याल में इंडिया से हमारी कोई बायलैटरल सीरीज हुई नहीं। अब लेकिन अलबत्ता हम वर्ल्ड कप जब हुआ था इंडिया के अंदर, तो पाकिस्तान गया था, पाकिस्तान उसके अंदर शरीक हुआ था। तो हमारी तरफ से एक ये ओपननेस की एक है ऑफर, मतलब उसकी वजह ये हो कि हमें खेलना चाहिए और खेलना पड़ता है, ये भी वजह होती है। दूसरा ये भी है कि हमारे उस तरह की रिजर्वेशंस नहीं है जो इंडिया अभी भी रखता है अपने अंदर। अच्छा, दैट बीइंग सेड, हम इस पे पाकिस्तान के स्टांस के बिल्कुल साथ खड़े हैं। दैट बीइंग सेड, देखिए इसके अंदर सर एक और लेयर जो है ना वो बड़ी ऐड हो जाती है कि फ़र्ज़ करें सारी ऑप्शंस जो हैं वो हम भी मान जाते हैं। फ़र्ज़ करें कि जी आप सिर्फ लाहौर में मैच खेलें या आप सिर्फ दुबई में मैच खेलें, जो बाकी बोर्ड्स हैं और जो बाकी टीम्स हैं, ये उनके लिए भी एक अनफेयर बात है कि जी हमारी कंडीशंस जो हैं अब वो जो है वो बड़ी डिफरेंट है। वो पाकिस्तान है, उसके अंदर मौसमी आप बात कर लें, पिच की नौयत की बात कर लें, क्राउड की बात कर लें, 6 स्पोर्ट्समैन के लिए चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं, टीम के लिए मैटर करती हैं। अब इंडिया को अगर ये ऑफर मिल गई जी आप दुबई खेलें, तो बाकी भी एहतजाज कर सकते हैं। अच्छा, फ़र्ज़ करें इंडिया फाइनल में पहुंच जाता है, तो इसका मतलब फाइनल जो है वो पाकिस्तान में ही नहीं होगा। एक टूर्नामेंट जो पाकिस्तान होस्ट कर रहा है उसका फाइनल कहीं और होगा। ये तो हम फिर चले गए 10-12 साल पहले चले गए, हम वहाँ पहले तो हम यही कर रहे थे। और अगेन एशिया कप में भी यही हुआ, एशिया कप में भी यही हुआ। सो ये सारी चीज़ें जो हैं, और तब भी बड़ी तनकीद हुई थी उस वक्त के जो पीसीबी का बोर्ड था उसके ऊपर ये तनकीद हुई थी कि आपने बड़ी ईजिली ये करने दी है। तो तब भी हमें कहा गया था कि नहीं जी इस दफ़ा हमारी मजबूरी थी, हम अपनी आइंदा नहीं करने देंगे। तो देखिए अब हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ, तो अब आपने ना ब्लफ कॉल करनी है। हाँ, अगेन देखें आपकी मर्जी है, ये आपका प्रेरोगेटिव है। आप यहाँ पे बिल्कुल कह सकते हैं कि जी हमने तो यही करवाना है, तो आप फिर अगर नहीं आ सकते तो वीर सॉरी। लेकिन मैं तो सिर्फ इसकी बात कर रहा था कि लहजा जो है ना, हमें थ्रेटनिंग नहीं होना चाहिए, हमें बड़ा स्मूथली करना चाहिए। बाकी सर ये जी जहाँ तक बात है ना आपकी, ये थोड़ा सा ऑफ टॉपिक अब हम हो रहे हैं, लेकिन जहाँ तक आपकी बात है कि अगर इंडिया सिर्फ लाहौर में खेलता है, या अगर इंडिया सिर्फ दुबई में खेलता है, या सिर्फ कोलंबो में खेलता है, तो बाकी टीम्स ने इस पिंडी पिच भी बर्दाश्त करनी है, मुल्तान पिच भी देखनी है, कराची।
इनको तो बहुत अच्छा 1, 2, 3 मैचेस के बाद उनको तो पता होगा पिच ने क्या करना है, ग्राउंड क्या करता है, एटमॉस्फेयर कैसा होता है। ये वाला एडवांटेज इंडिया को लाजमी होगा ऐसी सूरत में। और वैसे तो आप देखिए कि इंडिया को ये जो पीछे वर्ल्ड कप गुजरा है उसमें भी ये इल्ज़ाम लगा था कि इंडिया को प्रैक्टिस करने के ज़्यादा मौके मिले थे उन पिचेस के ऊपर जहाँ पे उनके मैच होने थे। सो ये होता रहता है। दूसरा पता है, मेरा तो ज़ाती तौर पे ख्याल ये है कि क्रिकेट में से जो ये वाला एडवांटेज है ना, ये इस केस की वजह से नहीं, ये तो एक पाकिस्तान इंडिया जनरली से कुछ करना चाहिए, जनरली कुछ करना चाहिए। आपको दुबई में जो वर्ल्ड कप हुआ था वो याद होगा, रात का मैच, वो जो क्योंकि होती थी ड्यू, जो टॉस जीता था सेकंड बारी करता था और पता था कि उसने जीत जाना है। सो प्रॉब्लम ये है कि जाहिर है आप ये नहीं कर सकते कि कवर्ड ग्राउंड कर दें, पिच सीमेंट की कर दें, ये नहीं कर सकते, क्रिकेट का लुत्फ खत्म हो जाएगा। लेकिन आप ये कर सकते हैं कि टॉस भी हो, ग्राउंड भी खुला हो, पिच के भी मसाइल हो। टॉस के बाद आप लूजिंग कैप्टन को के पास ये ऑप्शन होनी चाहिए कि वो हैंडीकैप रखे कि जी अच्छा आप टॉस तो जीत गए हैं लेकिन मैं आपको 40 रन का हैंडीकैप देता हूं, मुझे पहले बारी करने दो या मुझे बाद में बारी करने दो। इससे जरा ना लेवल प्लेइंग फील्ड होगा। सर लेवल प्लेइंग फील्ड भी होगा और जो बाहर बैठा हुआ पंटर है सर वो कितना खुश होएगा सर। आप सोचिए सर कि एक एडेड लेयर बुकिए जो है वो पागल हो जाएंगे यार कि हैंडीकैप कितना मिला है। हाँ सर देखिए, आप इसको मैं इक्वेट अगर गोल्फ के साथ कर लूँ तो गोल्फ तो एक इस किस्म की स्पोर्ट है जिसके अंदर है ही लेवल प्लेइंग फील्ड। एक बंदा बिल्कुल एमेचर है, एक बंदा बिल्कुल प्रो है, वो प्रो उसको हर होल पे स्ट्रोक्स देगा अकॉर्डिंग टू हैंडीकैप। ये इसमें भी चलता है, पोलो में भी एक हद तक इसका ऑपोजिट चलता है, बट वो भी हैंडीकैप सिस्टम होता है। तो स्पोर्ट्स मौजूद है जिनके अंदर ये होता है। और अगेन आप वो फैक्टर ही बीच में से निकाल दिया ना आपने, पिच का फैक्टर निकाल दिया। अगेन इसके ऊपर जो प्योरिस्ट्स हैं वो कहेंगे जी कि फिर तो हुसन जो क्रिकेट का है वो आपने तब्दील कर दिया। बट अगेन दुनिया के अंदर जब स्पोर्ट्स चेंज हो रही हैं, उनके नई नई जिद्दत आ रही है, चीज़ें हो रही हैं, क्रिकेट कितनी चेंज हो गई है। मतलब आपका जो अंपायरिंग का सिस्टम है वो एक हद तक चेंज हो चुका है। उसके बाद आपका जो बाकी मैच के फॉर्मेट्स हैं, बहुत से रूल्स चेंज हो गए, काफ़ी कुछ हो गया। तो अगेन यू नीड टू इवॉल्व विद द टाइम्स। और अपने बेसिकली एक चीज़ को इंटरेस्टिंग बनाना है ताकि ऑडियंस ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर इन्वेस्ट होए और ऑडियंस की इन्वेस्टमेंट रिजल्ट्स टू एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग रिजल्ट्स टू मनी एंड मनी रिजल्ट्स टू बेटर प्लेयर्स एंड बेटर क्रिकेट। तो चलते ये बात सर यहाँ रही। एक और सर मैं चाहूँगा, मुबारकबाद देना चाहूँगा, हमने शो पे अपने डिस्कस नहीं किया कि पाकिस्तान का जो दूसरा मैच था ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो वो हम जीते, 9 विकेटों से जीते। और ये अच्छी एक चीज़ है, बहुत मुस्बत बात है कि पाकिस्तान जो है फाइनली शायद थोड़ी सी ग्रास्प कर रहे हैं। मेरे ख्याल में 2017 के बाद हमारा शायद वनडे प्रॉपरली हुआ है वहाँ पे, और आई थिंक 1996 के बाद हम वनडे जीते हैं वहाँ पे। तो ये स्टैट्स जो हैं ये बड़े वाइल्ड स्टैट्स हैं कि मतलब 96 के बाद शायद हम वहाँ जीते हैं वनडे। देखिए बात ये है कि हम चाहे हमारा रिकॉर्ड अच्छा ना रहा हो ऑस्ट्रेलिया के अंदर, लेकिन हमारे बहुत मेमोरेबल मैचेस ऑस्ट्रेलिया में हैं। सॉरी मैं एडिलेड के ग्राउंड में ये हुआ है, एडिलेड के ग्राउंड में जी। तो और उसकी वजह ये है कि ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड्स जो है ना, उसकी जो पिचेस है ख़ास तौर पे, वो सब के लिए, उसमें बैट्समैन के लिए भी कुछ होता है, स्पिनर के लिए भी होता है, फास्ट बॉलर के लिए ख़ास तौर पे होता है, इसलिए मैच बड़ा एक्साइटिंग होता है। और मेरा ये ख्याल है कि हमें अब उनसे ये सीखने की ज़रूरत है कि हम भी अपनी पिचेस ऐसी बनाएं कि उसमें सब के लिए कोई कुछ ना कुछ हो। फास्ट बॉलर्स जो है वो हमारे हमेशा से एज रहा है, हमने उनको सौतेलों की तरह ट्रीट किया है, तो ये नहीं करना चाहिए। एक और इस वक्त क्योंकि हम पीसीबी की बात कर रहे हैं, मैं उसका जिक्र करना चाहूँगा कि पीसीबी में इस वक्त बातचीत ये चल रही है कि हम ये सुन रहे हैं कि पीसीबी के COO सुमेर अहमद साहब को लगा दिया गया है, जो कि ब्यूरोक्रेट हैं और जो कि प्रीवियसली DC लाहौर रह चुके हैं। अच्छा, इसके अलावा पीसीबी की विमेंस विंग की जो हेड है वो राफिया हैदर आ गई हैं। अच्छा, ये भी पहले एथलीट्स को मिलता होता था ये रोल, लेकिन अब राफिया हैं जो कि फॉर्मर DC लाहौर हैं। अच्छा, पीसीबी डायरेक्टर डोमेस्टिक जो हैं वो हमेशा पहले क्रिकेटर हुआ करते थे, लेकिन अब वो अब्दुल्ला खुरम न्याजी साहब आ गए हैं जो फॉर्मर DC झंग हैं। नेशनल टीम मैनेजर रोल मोस्टली बाय क्रिकेटर्स होता था या फ्रेंचाइज मैनेजर होता था, अब वो नवीद अकरम चीमा साहब आ गए हैं जो कि फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी पंजाब रह चुके हैं। इसी तरह विमेंस टीम मैनेजर जो है वो हमेशा क्रिकेटर के पास होता था, अब हिना मुनव्वर साहिब हैं जो कि एक्टिव पुलिस ऑफिसर हैं। इसी तरह मेंस टीम SO, ये सिक्योरिटी ऑफिसर, ये कोई फौजी हुआ करते थे, लेकिन अब यहाँ पे भी इर्तज़ा कुमैल साहब आ गए हैं जो कि ब्यूरोक्रेट हैं। सो बात ये है कि जिस तरह से नकवी साहब ब्यूरोक्रेसी को पीसीबी के अंदर लेके आ रहे हैं, ये तो कल को खुदा न खास्ता पीसीबी जो है एक और PIA बन सकता है। मतलब मैं शक नहीं कर रहा, यकीनन ये जिन लोगों को लाया गया ये बहुत काबिल लोग होंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मतलब अगर फील्ड से रिलेटेड लोगों को लाया जाए या
प्राइवेट में से लोगों को उठाया जाए, मतलब हम ब्यूरोक्रेसी से क्या सवाल कर सकते हैं? ऑलरेडी हम नकवी साहब से भी कोई सवाल नहीं कर सकते। नकवी साहब भी कौन सा कोई इलेक्शन जीत के आए हैं। तो बहुत मुझे लग रहा है कि वो ना इस डोमेन में जा रहे हैं कि बस हम उनसे एज शहरी ना कुछ पूछ सकते हैं, ना वो हमें कुछ बताना दोबारा करेंगे। दिस स्टेटमेंट होल्ड्स ट्रू फॉर तमाम सरकारी महकमे जो उनसे सवाल जवाब तो बड़े कम किए जा सकते हैं, कि करें भी तो बड़े मुख्तसर से करें आप। दूसरा सर, आज लेकिन ये खालिस्तन सरकारी महकमा नहीं था, नहीं था ये, अब शायद उसमें तब्दीली का। दूसरा सर, आज के शो के लिए मैं ये भी बताता चलूँ ऑडियंस को कि हमने बड़ी कोशिश की कि हम पीसीबी से भी किसी शख्स को यहाँ पे बुलाएं, शो पे दावत दें। तो दावत तो हमने दे दी, उन्हें बुला लिया। तो उनकी एक पॉलिसी आज नुमाया हुई है हमारे लिए कि पीसीबी जो है वो उनके स्पोक्समैन और जो भी लोग जो है वहाँ पे वो बात नहीं करते मीडिया से। ये हमें बताया गया आज, तो इसलिए आज शो पे आप और मैं डिस्कस करें। वरना हमने बहुत कोशिश की, मैं ऑडियंस की हद तक ये बता रहा हूँ कि हम एक उनका पर्सपेक्टिव भी लें। ऐसे नहीं हो सकता कि हम शो पे बैठे आप और मैं आपस में मुक जाएं। हमने बहुत और चैंपियंस ट्रॉफी वाले मामले के ऊपर हमने खास तौर पे बात करनी थी, इसके ऊपर बात नहीं करनी थी। बट जाहिर है को बंदा बात करता तो हम उसके साथ जरा मजीद एक एक्सपैंड कर सकते, लेकिन उन्होंने ना कर दी, वो एक अलग बात है। दूसरा ये आपने जो ये सारे अफसरान कराए गिनाए मुझे, ये तो बड़ी मुस्बत चीज़ है सर। देखिए आपने जो लोग बताए हैं वो डीसीज बहुत है सर। डिप्टी कमिश्नर के तो सर तमाम जो हाथ होते हैं, टेंटिकल्स जो होते हैं वो हर जगह होते हैं, वो सब कुछ देखना होता है उन्होंने। तो इस तरह से सर ज़बरदस्त चीज़ है। जो असल में जो सर्जरी का नारा था ना, वो मेरे ख्याल में आप बाकायदा तौर पर असल में प्लेयर्स की भी नहीं थी, वो इस चीज़ की थी कि इंतज़ामिया के अंदर आप वो लोग लाएं जो कि रनिंग जो मशीनरी है उसकी थोड़ी ऑयलिंग कर सकें। तो ये शायद उसलिए हैं। वो बात बिल्कुल आपकी दुरुस्त है कि शायद ये लोग जो है वाकईतन बड़े काबिल हों, लेकिन हमने ये चीज़ जो है ये बड़ी रेयर है कि हमने पहली दफ़ा देख रहा हूँ मैं तो कि एक जो नीम प्राइवेट इदारा है उसके अंदर फिर आप सरकारी लोग आ रहे हैं। सर यहाँ पे जाने हमने, सॉरी कतकलामी माफ, अगले ब्रेक पे आपका पॉइंट ज़रूर लूँगा। यहाँ पे जाने हमने ब्रेक के ऊपर, लेट्स टेक ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। नाज़रीन, पिछले 2 हफ्तों से एक मामला जो पीआई की नजकारी का चल रहा है उसके अंदर अब तो बाकायदा तौर पे क्लैरिटी आ चुकी है कि जो हुकूमत का एक गोल था 85 बिलियन रुपए का, वो तो रीच नहीं हुआ। एक कंपनी ने, जो रियल एस्टेट कंपनी, उन्होंने 10 बिलियन ऑफ़र किया। फिर उसके बाद ऑफरें आना शुरू की केपी गवर्नमेंट से, पंजाब गवर्नमेंट का भी उसके अंदर थोड़ा सा रोल था। वो हमें मियां नवाज शरीफ साहब के बयान के जरिए पता चला कि वो भी इंटरेस्टेड थे एक ज़माने में। उसके साथ साथ फिर और दीगर कंपनीज ने कहा जी कि इसको हम बढ़ा सकते हैं। अलबत्ता हुकूमती मौक़िफ़ यही है कि हमने अपना टारगेट जो है उसको किसी न किसी तरह रीच करना है। तो टारगेट ना सिर्फ रीच हुआ बल्कि एक इंटरनेशनल एक ग्रुप ने, अल नहांग ग्रुप ने कल के रोज़ ये बात कर दी कि जी हम 100 बिलियन यानी कि 1 ट्रिलियन रुपए की जो बिड है वो डालते हैं। ना सिर्फ ये, उसके अंदर हम एक तो आपका डेट जो है 250 बिलियन का उसको हम वाइप ऑफ कर देंगे। तमाम एम्प्लॉयज़ जो करंटली पीआई के अंदर हैं उनको हम रखेंगे, ना सिर्फ रखेंगे बल्कि उनको ओवर 30 मंथ्स 100% सैलरी इंक्रीज़ भी ऑफ़र करेंगे। तो ये तो एक ऐसी ऑफ़र है जो हुकूमत को सोचे बगैर ले लेनी चाहिए। अब इसके अंदर मसला सिर्फ ये है कि ये ऑफ़र थोड़ी चीज़ें होती हैं जो टू गुड टू बी ट्रू होती हैं। तो अब हुकूमती मौक़िफ़ तो इसके ऊपर कोई हमारे नज़दीक नहीं आया कि जी हाँ हम इसको कंसिडर कर रहे हैं, हमने एक्सेप्ट कर दिया, रिजेक्ट कर लिए। अब ये सिर्फ ख़बरों की सूरत में ये गर्दिश कर रही है चीज़, और इसके ऊपर हम बात कर लें। तो सर ये क्या सारा सिलसिला चल रहा है? सर आपको वैसे तो मुबारक हो कि इतनी ज़बरदस्त ऑफ़र आपकी एयरलाइन के लिए आई है, लेकिन यह होता है नहीं होता ये एक अलग बात है। जी यकीनन सबसे पहले तो हमारी दुआ है कि ये बिल्कुल लेजिट ऑफ़र हो। हाँ। और अगर ये बिल्कुल लेजिट ऑफ़र है तो मेरे ख्याल में हुकूमत को इसको ले लेना चाहिए, और हमें इस किस्म की बात नहीं सुनने में आनी चाहिए कि जी हमने उसको इनकार इसलिए कर दिया क्योंकि ये कोई नई कंपनी थी, ये शायद कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की कंपनी थी, इनको शायद कोई इससे पहले एयरलाइन चलाने का एक्सपीरियंस नहीं था, तो हमने सोचा कि कहीं ये एयरलाइन बजाय कि हम चाह रहे हैं कि बेहतर हो जाए, ये मज़ीद ख़राब ना हो जाए या बंद ना हो जाए, तो हमने इनको इनकार कर दिए। अगेन वो तो तमाम बिडर सर अभी तक जो है उनका किसी का एयरलाइन का एक्सपीरियंस नहीं है। अगेन अजम्पशन, इस अजम्पशन के साथ कि ये बिल्कुल लेजिट एक ऑफ़र है, बिड है, तो मेरे ख्याल में हुकूमत शुड गो थ्रू विद दिस, और हम दुआ करते हैं कि ये हो। बाकी आपकी बात बिल्कुल 100% ठीक है, टू गुड टू बी ट्रू स्मेल टेस्ट पास नहीं कर रही है बिड। देखिए बात यह है कि कोई शख्स पाकिस्तान का या फॉर दैट मैटर किसी भी मुल्क का जितना मर्जी सगा हो, जितना मर्जी पैट्रियाटिक हो,
बहरहाल उसने अपने घर का किचन भी चलाना है, उसके अपने भी बच्चे होंगे जिनको वो चाहता होगा कि मेरी ज़्यादा से ज़्यादा विरासत उन तक जाए, वो कोई बहुत फले फूलें तरक्की करें। बात यह है कि जब एक मुल्क या कोई एक एंटिटी या एक कोई कंपनी आपसे किसी भी प्रोडक्ट के एवज़ एक रकम चाह रही है जो कि एडवर्टाइज हो गई है अखबारों में, तमाम टीवी चैनल्स पे तज्जियाकारों ने बोल दिया कि जी टारगेट कोई 85 अरब के करीब है, तो फिर ये कोई क्यों कहेगा कि जी हम आपको 100 देते हैं? भाई ये बिल्कुल मेरी समझ से बाहर है। मेरा अब अगेन इसमें सॉरी मैं नेशनल टेलीविजन पर बैठ के कंस्पिरेसी थियरी पेश कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास क्योंकि देयर इज नथिंग टू सपोर्ट माय आर्गुमेंट और दिस थियरी कंस्पिरेसी थियरी, इसलिए है भी वही कि मुझे लगता है कि कहीं ऐसा ना हो खुदा ना खास्ता कि टू अट्रैक्ट मोर बिडर्स ये कोई मतलब किसी ने सोचा हो कि अच्छा जी इस तरह की चीज़ करते हैं तो शायद और लोगों को लगे कि बहुत लुक्रेटिव डील है, वो और ज़्यादा फिर इसमें अट्रैक्ट हों और ज़्यादा बिड्स आएँ। मतलब ठीक है एज अ स्ट्रेटजी, अगर ये बिज़नेस स्ट्रेटजी है, अगर ये मैं तो स्टूडेंट नहीं हूँ बिज़नेस का, लेकिन अगर ये कोई पढ़ाई जाती है तो बड़ी अच्छी बात है अगर इन्होंने ये कर ली है। उसमें भी मेरा ये ख्याल है कि रकम बहुत ज़्यादा डाल दी है, मतलब ये ना हो कि बजाय के मज़ीद कंपनीज इसमें इंटरेस्ट लेने के वो इंटरेस्ट मजीद लूज कर दें कि यार इतना तो वर्थ नहीं है इस कंपनी की। सर एक तो ये बात है कि नेगोशिएशन किसी भी चीज़ में आप बेच रहे हो तो उसके अंदर जो टैक्टिक होती है वो यही होती है कि जी आप एक अपनी प्राइस सेट करते हैं, उसकी आपको ऑफर आती है, वो आप कहते हैं नहीं ये तो नहीं हो सकता, तो उसके बाद आप कहते हैं कि चलें जी इसके बाद हम इसके इतना मजीद बढ़ा देते हैं, आप मतलब दरमियाना रास्ता निकालते हैं। ये तो देखें ना तकरीबन 90 बिलियन रुपए ज़्यादा ऑफ़र आ गई है जितनी अभी एग्जिस्टिंग ऑफ़र है। तो अगेन जैसे आपने कहा कि अगर तो इसमें हकीकत है तो वेरी गुड, अगर इसमें हकीकत नहीं है तो फिर इस किस्म की चीज़ करने का तरीक़ेकार बहुत बेहतर होते हैं। मतलब आप प्रॉपर नेगोशिएटर्स जो हैं जो ये करते हैं ये काम, उनसे मशवरा कर लेते कि यार कि हमें इसको अप करने के लिए क्या करना चाहिए। एक तो ये बात रहेगी। दूसरा सर PI की वैसे सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, अब ये जब पिछला ये फियास्को हुआ है जिसमें मतलब 85 अरब के बदले में हमारे पास जो सबसे बड़ी ऑफ़र आई वो सिर्फ 10 अरब की थी, उसमें अब ये बातें सामने आ रही हैं कि प्राइवेटाइजेशन के लिए एक कोई प्राइवेट फर्म हायर की थी और उसको हमने पैसे भी दिए हैं और उसके बाद ये हुआ है। राइट सर, और देखिए ना हमारा इसके अंदर ये तमाम नए लोग आ रहे हैं, ये न्यू प्लेयर्स हैं जो इसके अंदर हमें पता चल रहा था, जो बाकी सारे लोग जो थे जिनके नाम चल रहे थे उनमें से तो एक बंदा भी बिडिंग के टाइम पे मौजूद नहीं था। तो इसकी भी तहकीक करनी चाहिए कि ऐसी क्या चीज़ हुई, ओवरनाइट हुई या चंद दिनों में हुई जिसके अंदर वो डिस्करेज ही हो गए इस तमाम चीज़ से। एक तो ये थ्योरी चल रही है कि जी वो एम्प्लॉयज़ के ऊपर बहुत उनका एक स्टांस था कि ये हमें आप हमारे हवाले ना करें, आप इनको गवर्नमेंट खुद कहीं एडजस्ट करें। तो ये बात भी गवर्नमेंट जो है इस पर राज़ी नहीं थी, हमें पता ही, उन्होंने कहा जी जितने भी हमारे हज़ारों एम्प्लॉयज़ हैं वो उधर ही जाएंगे जो नई कंपनी लेगी, तो इसके ऊपर शायद मे भी वो बैकआउट करेंगे, मे भी को और बचाओ। PI की निजकारी सर एक बेसिकली इसको इस तरह भी देखना चाहिए कि ये एक टेम्पलेट बन जाएगा फॉर फ्यूचर प्राइवेटाइजेशन एज वेल, कि आपने किस तरह से किया, कितनी स्मूथनेस थी, कितने हिकअप्स थे। सारे हर चीज़ प्राइवेटाइज करना जो है वो कोई आसान चीज़ नहीं होती, खासतौर पे जो पब्लिक सेक्टर की चीज़ें होती हैं उनके ऊपर बहुत बैगेज होता है, नो पन इंटेंडेड। बट जो इसका बैगेज है वो क्योंकि बदतदरीज जितने सालों से इतना बढ़ता गया, उसके अंदर इजाफा होता है। इतनी ब्लोटेड किस्म की एक एयरलाइन है जिसके पास जो कोर बिजनेस है उसका मुसाफिरों को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना और उसके ऊपर मुनाफा कमाना, उतने जहाज़ ही नहीं है हमारे पास कि जो हम जस्टिफाई कर सकें। सो जो एक बंदा 100 बिलियन के साथ अगर फ़र्ज़ करें आ रहा है तो इस चीज़ का बिल्कुल मद्देनज़र रखना चाहिए कि उनका एक्सपीरियंस क्या, आपको आंखें बंद करके ये ऑफ़र ले लेनी चाहिए और इसको फ़ौरन आज, मतलब हम इस खबर को ना डिस्कस कर रहे होते तो बेहतर था, हम ये डिस्कस कर रहे होते कि ये ऑफ़र आई थी कल और ये आज एक्सेप्ट होगी। देखिए जिस तरह से आपने एक चीज़ पॉइंट आउट की, दूसरी ये भी हो सकता है कि जिस मौके पे कुछ IPPs के कॉन्ट्रैक्ट मनसूख किए गए तो शायद उससे इन्वेस्टर्स को ये मैसेज गया कि ये तो कुछ दिन बाद हमें भी कहा जा सकता है कि लेट्स रीनिगोशिएट अगेन। इस वक्त हमें जो देख रहे हैं और सुन रहे हैं वो सोच रहे होंगे कि हम बार बार कह रहे हैं मे बी, शायद, ये हुआ होगा, उसने ये कहा होगा, हम कोई कॉन्क्रीट बात क्यों नहीं कर रहे, हम घर से रिसर्च करके क्यों नहीं आए। भाई आप मुझे बताएं कि मैंने कहाँ से रिसर्च करनी है। इस चीज़ को इतना मुबहम रखा गया है, कोई चीज़ सामने आती ही नहीं है, कोई एक छोटी सी न्यूज़ स्निपेट आ जाती है, कोई एक वज़ीर बोलते बोलते कोई उसके बारे में एक जुमला कह देता है, यहाँ से हम अपनी न्यूज़ गैदरिंग कर रहे हैं। इस चीज़ को एक कौमी असासा है वो बिकने जा रहा है।
ये तो एक बहुत सादी सी चीज़ बच्चे को पता होनी चाहिए। अगर वो पता करना चाहे, मतलब एक वेबसाइट के ऊपर लिखा होना चाहिए कि जी हम इसको करने जा रहे हैं प्राइवेटाइज और हमने ये शराइत रखी हैं। उसमें आप भी शायद कोई अच्छा मशवरा दे सकते हैं, मैं भी शायद दे सकता, लेकिन हमें पता ही नहीं है। और ये बड़े अफसोस की बात है। मेरे ख्याल में ये थर्ड वर्ल्ड में ही ऐसे हो सकता है कि इतनी बड़ी एक डील होने जा रही हो, प्राइवेटाइजेशन होने जा रही हो और बताया ही ना जाए कि टर्म्स एंड कंडीशंस हैं क्या। सर ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है, बिल्कुल हम सबको पता होना चाहिए। दूसरा सर मुझे तो इस चीज़ का डर लगता है कि इवेंचुअली अगर फ़र्ज़ करें ये कुछ सही नहीं लगती डील किसी को भी कि ये एवं था एक स्पैनर इन द वर्क्स डाला, तो उसके बाद ये क्या यार कि इसका एक तरीका पीआईए को बेचने का, उसको ब्रेक इट अप फॉर पार्ट्स। मतलब एक उसका हिस्सा हो सकता है कि जी हमारे जो एग्जिस्टिंग जहाज़ हैं उनको आप कुछ करते हैं, रूट्स को लैदा कर लें, एम्प्लॉयज़ को कुछ लैदा कर लें, डेट का कुछ लैदा कर लें। तो मतलब प्रॉपर्टीज एक कंपनी ना है, कुछ 6, 7, 8 कंपनी जो हर चीज़ को प्राइवेटाइज कर लें, जो कि मेरे ख्याल में बहुत डेट्रीमेंटल होगा फॉर फ्यूचर प्राइवेटाइजेशन। तो बहरहाल यहाँ पे जाना है हमने एक ब्रेक के ऊपर। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर हमें जाना पड़ेगा अब बिजली की तरफ से। तो सर आपको ले जाऊंगा ऐसे कि सर्दियां आ रही हैं, पता नहीं कब आ रही हैं, मौसम में फ़र्क तो पड़ा है, लेकिन मौसम के ऊपर को आजकल बात नहीं कर रहा, बात हो रही सिर्फ स्मॉग के ऊपर। बट मौसम ठंडा तो हो रहा है, हम मतलब अपने 30s को ब्रेक करके अब 20s में आ गए हैं, लेकिन ये भी एक अनचार्टेड टेरिटरी है जिसके अंदर नवंबर का महीना है और अभी तक कई जगहों पे एसी भी चल रहे हैं, पंखे भी चल रहे हैं और दोपहर के वक्त खासी गर्मी भी हो जाती है। तो ये हमने महसूस तो किया हुआ है कि नवंबर में हल्का फुल्का पंखा चल जाता है, बट एसी सुनना नवंबर में बड़ी एक रेयर बात है। तो शायद प्रॉब्ली नवंबर एंड तक और दिसंबर तक सर्दियाँ आएंगी। गवर्नमेंट जो है वो अलबत्ता सर लोगों को रिलीफ देने के लिए वो इस मौके को इस्तेमाल भरपूर तरीके से कर रहे हैं। 26 रुपये तक का रिलीफ जो है पर यूनिट कॉस्ट बिजली की वो दिया जा रहा है तमाम यूज़र्स को, और उनके अंदर कहा जा रहा है कि जी चूँकि सर्दी के अंदर बिजली कम इस्तेमाल होती है तो अब आप ऐसे करेंगे कि आपको बिजली का रेट कम देंगे ताकि आप ज़्यादा इस्तेमाल करें। इसमें मेरी एक बुनियादी थ्योरी ये है कि बड़े लोगों ने जो राशनिंग करना शुरू की है बिजली की, उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को और अपने घर वालों को ये आदत डाली है कि यार कि ये चीज़ नहीं चलानी तो फलानी चीज़ बंद रखो, तो हम बिजली जो है वो एक रीज़नेबल तरीके से इस्तेमाल करें ताकि बिल हमारा कम है। गवर्नमेंट अब ये रिलीफ दे के ये एक्सपेक्ट कर रही है कि लोग जो हैं वो अपने बिजली तरीक़ेकार जो बिजली कंज्यूम करने का उसको चेंज करेंगे इसकी बेसिस पे। हाँ, ये एक कुछ लोगों के लिए ये सच भी हो सकता है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो कहेंगे यार कि अब मैंने इन 3, 4, 5 महीनों के लिए अगर ये कर लिया तो आगे जाके जब गर्मी हिट होनी है और फिर हमें वापस जाना पड़ेगा कंजर्वेटिव अप्रोच के ऊपर, तो ये ज़रा मसला होगा सबके लिए। ये लाइफस्टाइल एडजस्टमेंट्स होती हैं। अच्छा, उसके साथ साथ सर आप ये देखें कि अगर फर्स्ट उन्होंने 26 रुपये रिलीफ अभी दे दी है, तो ये जाहिर है कि आगे जाके गर्मी जब हिट होगी 2025 में तो उसके अंदर इसको उनको चेंज करना पड़ेगा। कहा यह जा रहा है कि IMF से पूछ के हमने ये सारी चीज़ की है और उन्होंने उसके ऊपर अपना ग्रीन सिग्नल दी है, हम उसके बगैर अपनी पॉलिसी तब्दील नहीं कर सकते अब। लेकिन इट इंटायरली डिपेंड्स कि कंज्यूमर जो है वो कितना अब फ्रस्ट्रेशन का शिकार है और वो कितना अपने आप को एक्सप्लॉइट होने देगा या अपने आप को खुद एक्सप्लॉइट करेगा कि जी मैं अपना एक लाइफस्टाइल चेंज फिर से लाऊं। मतलब आपकी बिजली कंजम्पशन जो है वो अब एक पैटर्न बनने लगा है इस मुल्क के अंदर कि जी सर्दियों में आप ज़्यादा इस्तेमाल करें, गर्मियों में कम करें। और ये सर घरेलू मामला आपको पता है बिजली के बड़े टेंस हो जाते हैं। सर देखिए, टेक्निकली तो ये अच्छी बात है, ठीक है, हम इसके साथ हैं। हम इसी शो पर बैठ के कई दफ़ा ये तजवीज़ हमारी दी हुई है कि जी आप बिजली पर से जो फजूल के टैक्सेस हैं उनको ख़त्म करें। इसमें से जो है एक टेलीविज़न का भी टैक्स जाता है, इसमें से एडवांस इनकम टैक्स भी जाता है, पता नहीं क्या क्या टैक्स लगे हुए। आप इनको ख़त्म करें ताकि लोग राशनिंग के बजाय इसको ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि जब लोग ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो जिस चीज़ का बार बार पिछले कुछ अरसे से जिक्र हो रहा है कैपेसिटी चार्ज, वो आपको कम दुखेगा। अच्छा, बात यह है कि इन्होंने ये कर तो लिया है और कैपेसिटी चार्ज की वजह से किया है। हमारे पास आपको पता है कि बिजली बनाने की सलाहियत अब ज़्यादा है और इस्तेमाल कब हो रही है और सलाहियत ज़्यादा हुई है IPPs की वजह से, हमने उनके कैपेसिटी चार्ज देने हैं। अच्छा, और हमारी जो सर्दियों में बिजली की कंजम्पशन है वो कंसिडरेबली नीचे आ जाती है गर्मियों के मुकाबले में। उसकी वजह ये है कि गर्मियों में गर्मी बहुत होती है तो लोग ठंड करने के लिए ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, सर्दियों में लोग किसी तरह बर्दाश्त कर लेते हैं। अच्छा, अब जाहिर है हुकूमत ने फैसला ही बड़ा अच्छा है दो तरह से। एक तो ये कि लोग कंज्यूम ज़्यादा करें तो हमें कैपेसिटी चार्ज कम पड़ेगा, हम आगे से वो रिलीफ ट्रांसफ़र कर देंगे उसी अवाम तक। दूसरी ये कि जब बिजली ज़्यादा इस्तेमाल होगी
तो मतलब सिर्फ घर की हद तक तो नहीं होगी, हो सकता है कोई बंदा घर पे कोई मतलब आईटी का काम शुरू कर दे, हो सकता है कोई बंदा किसी जूतों का कोई कारखाना लगा ले किसी जगह पे, कोई कमर्शियल काम शुरू कर दे। सो बेसिकली प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, जब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो ज़र मुबादला भी बढ़ेगा। सो कभी ना कभी तो हमने ज़्यादा कुछ जनरेशन की तरफ जाना है ना, कुछ पहिया घुमाना है। सारा कुछ ठीक है, सब मसला सिर्फ ये है कि हमारे यहाँ पे अभी तक बहुत जगहों से कलेक्शन ही पूरी नहीं हो रही, बल्कि बहुत जगहों से क्या हमारा कोई डिस्को नहीं है जिसकी कलेक्शन जो है वो 92% या इससे ऊपर हो, कोई भी नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पर अभी थोड़े दिन पहले हुकूमत ने एक और भी काम किया है या करने जा रही है जो कि बहुत अच्छा है कि सिंगल बायर मॉडल ख़त्म करके मल्टीपल बायर मॉडल। सवाल फिर वही है कि जब आपसे कलेक्शन ही पूरी नहीं होती तो फिर उसका भी फ़ायदा कहाँ होगा, कहाँ नहीं होगा। मैं सिर्फ इस पे आखिरी चीज़ ये कह के छोड़ना चाहता हूँ कि गर्मियों में अगर हमारा इस्तेमाल बढ़ जाता है तो हमारी जो कैपेसिटी है प्रोड्यूस करने की बिजली वो भी तो बढ़ जाती है ना। अभी जब सर्दियां हैं तो हमारा हाइडल भी तो नहीं चलेगा ना, गर्मियों में तो हमारा हाइडल भी चलता है। अगेन मैं ये सिर्फ आपकी तवज्जो दिला रहा हूँ कि 10 साल हो गए हैं जहाँ मैं रहता हूँ, जो मेरात को सुबह 8 बजे बिजली जाती है और दोपहर 2 बजे आती है, उसको मेंटेनेंस का नाम दिया जाता है। आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ दिन कोई और होगा, लेकिन किसी एक दिन आपके साथ भी ये होता होगा। मेरा सवाल ये है कि वो जाहिर है मेंटेनेंस नहीं है, वो लोड शेडिंग है। तो बिजली हमारे पास है या नहीं है, प्लीज मुझे बता दें। मतलब मैं तो बिल भी देता हूं, मुझे आप रिलीफ भी ना दें, मुझे ये बताएं कि आप तो एक हफ्ते का दिन ऐसा है जिसमें 6 घंटे ऑफिशियली बिजली बंद रखते हैं। तो फिर आप ये चाहते हैं कि लोग बिजली ज्यादा इस्तेमाल करें या नहीं चाहते? मुझे सर क्लैरिटी ला दें, गवर्नमेंट चाहती क्या है? सर देखें, आपने जो 2 लफ्ज बोल दिए ना इकट्ठे के, क्लैरिटी और गवर्नमेंट, इनका मेल नहीं है सर कोई। ये नहीं हो सकता। गवर्नमेंट सर खुद अनक्लियर समझ आ रही है अपनी पॉलिसी के अंदर। ये भी एक मुझे हैप हैजर्ड किस्म की पॉलिसी नज़र आ रही है कि जी एकदम से आप सबको हम रिलीफ दे देंगे और सारे लोग बड़ा मज़ा आएगा, ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। तो फिर लोड शेडिंग क्यों हो रही है? आपने जिस चीज़ का जिक्र किया सर, बिल्कुल मेरी तरफ भी लोड शेडिंग अभी भी हो रही है और मैं परेशान होता हूँ कि हमें तो ये बताया गया कि बिजली बहुत है हमारे पास, तो फिर दें। अच्छा सर, इसके ऊपर 2 और चीज़ें डाल लें कि एक तो ये कि चलें आप रिलीफ देना चाह रहे हैं लोगों को कि जी आप बिजली ज़्यादा इस्तेमाल करें। इसका मतलब है कि आप अपनी गैस के ज़रिए अगर आपने वो गर्म करते हैं, गैस भी आपको पता है एक लोड शेडिंग गैस की भी शुरू हो जाती है सर्दियों के अंदर, क्योंकि गैस बहुत ज़्यादा यूज़ होना शुरू हो जाती है। अच्छा, लोग अब इलेक्ट्रिक हीटर्स पे हैं, इलेक्ट्रिक गीज़र्स पे हैं, इलेक्ट्रिक चूल्हों पे हैं। अच्छा, इनका जो हार्डवेयर है उसके ऊपर कोई सब्सिडी है? आप मार्केट में जाएंगे, ये ओपन मार्केट में ख़रीदेंगे ना आप जाके लोगों से, वेंडर से, ये चीज़ें बिल्कुल सस्ती नहीं होती। अब आप कह रहे हैं कि आप सारा जो अपना यूज़र है वो कन्वर्ट हो जाए जी इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, पानी भी गर्म इलेक्ट्रिकली करें, खाना भी गर्म इलेक्ट्रिकली करें और अपने आप को भी गर्म इलेक्ट्रिकली करें। तो बट ठीक है जी, हमने सारी इक्विपमेंट लगा दी, आपने कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर दी इसके अंदर। उसके बाद जब गर्मियाँ आएंगी तो अब आप वापस गैस पे जाएंगे, मतलब हर घर में अब 2-2 चूल्हे लगे होंगे, 2-2 गीज़र लगे होंगे। ये तो इम्पॉसिबल है, ये तो मेक्स नो सेंस। उसके ऊपर सर आप एक और चीज़ ऐड कर लें, जिस और एक और चीज़ से जो मुसीबत पड़ी हुई है। मैं अगेन ये ब्रोकन रिकॉर्ड वाली बात होगी कि सोलर भी तो बहुत लग गए। मतलब बड़ी इंडस्ट्री में, बड़े घरों पे हर बंदा जो है जो घर बना रहा है वो घर बनाते ही पहले अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते सोलर कंपनी के साथ कि सोलर तो लगेगा ही लगेगा। उससे भी इनको हिट पड़ी क्योंकि उस तरह से भी बिजली कम इस्तेमाल हो रही है। तो सर अब अगर बिजली ज़्यादा है और लोड शेडिंग भी करनी है, यूनिट में रिलीफ भी देना है, लोगों को कहना है कि ज़्यादा बिजली भी इस्तेमाल करो, तो हम कौन सा वाला चूज़ करें? मतलब एज कंज्यूमर हमें कोई पब्लिक सर्विस मैसेज होना चाहिए, हमें कोई कौमी खिताब होना चाहिए या कोई अखबारी इश्तहारात होने चाहिए जिसके तहत हमें, या हमें हमारे चैनल के लिए कोई पॉलिसी दे गवर्नमेंट, या कोई नुमाइंदा आए बैठे हमारे साथ हमें समझाए ये सारा कुछ क्या है। क्योंकि इस वक्त सर क्लैरिटी तो छोड़े, कन्फ्यूजन ऊपर जा रही है। जैसे वो कह रहे हैं ना बिजली ज़्यादा इस्तेमाल करें, इस वक्त बिजली ऊपर इस्तेमाल नहीं होगी, कन्फ्यूजन बढ़ती जा रही है, क्लैरिटी कम होती जा रही है और आगे जाए कंज्यूमर जो है वो बड़ा डिसग्रंटल मजीद होगा। आप किसी भी चीज़ को सस्ता करें, महंगे से तो लोग खुश बड़े होते हैं, उसको जब एकदम वापस आप महंगा करते हैं ना तो फिर नाराज़ भी बहुत लोग होते हैं। यकीनन देखिए बात बड़ी सीधी सी है, और वो ये कि जिस तरह से आपने जिक्र किया कि जो नए घर बना रहे हैं वो सोलर लगवा रहे हैं, पुराने वाले भी शिफ्ट हो रहे हैं। देखें अब 10 मरले का घर लाहौर जैसे शहर में 4-5 करोड़ से कम का तो आता नहीं है। तो जिस शख्स के पास 4-5 करोड़ हो वो क्या 10-15 लाख खर्च के सोलर नहीं लगवा सकता? अगेन ये सारे कौन से घर हैं? ये वो घर हैं जो कि बिजली का बिल देते थे या देना अफोर्ड करते थे। अच्छा, ये अगर ग्रिड में से निकल रहे हैं तो फिर वो कैपेसिटी चार्ज किससे लेना है? अगेन
ये सोलर हर बंदा अप्लाई कर रहा है, किसी का लग रहा है, किसी का नहीं लग रहा। अक्सर वो रुक जाता है, कहते हैं कि जी हमारे पास नेट मीटरिंग के लिए मीटर्स ख़त्म हो गए हैं। जाहिर है नेट मीटरिंग के लिए मीटर्स ख़त्म नहीं हो सकते, आपने ऑर्डर देना है। जो कंपनियां या जो ममालिक सोलर पैनल बना रही हैं या इन्वर्टर बना रही हैं, उनके लिए क्या बिजली का मीटर बनाना मुश्किल काम है? आप पूरा सोलर पैनल या आप इन्वर्टर इंपोर्ट कर सकते हो, उससे आपके इंपोर्ट बिल को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। आपको सिर्फ उसका मीटर अगर इंपोर्ट ज़्यादा कर लोगे तो उससे आपका इंपोर्ट बिल आउट हो जाएगा। बुनियादी बात वो नहीं है। बात ये है कि ये एक पॉलिटिकल रीज़न है जिसकी वजह से उसकी इंपोर्ट बंद नहीं कर सकते पैनल की और इन्वर्टर की, और मजीद लगाना नहीं चाहते। बीच में अपने आप को ब्रीदिंग स्पेस देने के लिए हमारा जो नेटवर्क है बिजली का वो इतना शायद बर्दाश्त भी नहीं कर, दोनों तरफ से बिजली आए, ग्रिड से भी आ रही है, घर से भी आ रही, अपने आप को ब्रीदिंग स्पेस देने के लिए ये बहाना होता है कि जी हमारे पास मीटर खत्म हो गए। अगेन देयर इज नो क्लैरिटी, देयर इज नो पॉलिसी, और इसके ऊपर कोई मीटिंग नहीं हो रही। अगर मीटिंग हो रही है तो उस मीटिंग के मिनट्स हमारे साथ शेयर नहीं हो रहे। मुझे बताएं कि ये जो पूरी मिनिस्ट्री है एनर्जी की, ये आपस में मिलते ही नहीं। अगर मिलते हैं तो क्या अखबार में कहते हैं कि ये बहुत प्राइवेट चीज़ है, अखबार में ना छपे, या हम जो रोज़ दिन के 4 अखबार पढ़ते हैं हमसे ये वाली खबर मिस हो जाती है कि ये मिले, इन्होंने ये बात की और आगे की सर इसमें खबरें भी बहुत आती हैं, मीटिंग्स भी बहुत होती हैं, लेकिन असल में एंड में जाके ना वो उसके बिल्कुल ऑपोजिट चीज़ आपको सामने आती है। अच्छा सर, इसके अंदर मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि आपने जैसे कहा कि सिंगल बायर से मल्टीपल आप बायर्स करेंगे, वो प्राइवेट होंगे ऑब्वियसली कंपनीज। अच्छा, ये भी नहीं हो पाएगा क्योंकि वो जो प्राइवेट कंपनी अपने आप को रजिस्टर कराएगी गवर्नमेंट के साथ ना, उसके यार एक हमारा बंदा भी इसमें रखें आप, एक हमारा, क्योंकि हमने भी तो बैठना है उसके अंदर। के इलेक्ट्रिक के साथ ये हुआ, आपके PIA के साथ ये हो रहा है, आपका अभी जो रेलवेज का एक जो प्राइवेट क्लब की डील चल रही है उसके अंदर भी ये हो रहा है। तो हमने हर जगह अपनी ना एक अदद ना वो चीज़ डालनी है, क्योंकि सर असल में बात पता है क्या है, मैं लास्ट में टाइम खत्म हो रहा है, हमें अपने ऊपर हुकूमत की बात करूँ कॉन्फिडेंस बहुत है, अवाम पे कॉन्फिडेंस नहीं है सर। तो ये सर बेसिकली ये सारी बातें हैं, इनको मद्देनज़र रखते हुए आपने कोई अपनी स्ट्रेटेजिक अगर पॉलिसी बनानी, सर एक तो आप बात कर रहे हैं कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी, फिर ठीक है इसको बरकरार रखें, इसको गर्मियों भी दें। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में से इनको प्राइवेट से सिर्फ पैसा चाहिए, चलाएंगे ये खुद। बिल्कुल बाला सर, ये तमाम बातें नहीं आज की, कल आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, खुदाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।